नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आज सबसे पहले बात होगी हाफते कांपते पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ कि जब हमारे जाबाज अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे थे, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना था, सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे, पाक को हमले का डर था और इसीलिए अभिनंदन को आनन फानन में छोड़ दिया गया। इन खबरों के अलावा आपको दिखाएंगे काराबाग की तबाही की तस्वीरें। वहां पर टर्की ने F-16 विमान से हमला किया। अर्दोगान ने दुनिया को जंग में झोंकने की तैयारी कर ली है। फ्रांस से शुरू हुआ कार्टून विवाद अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रहा है। आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और पाकिस्तान के सांसद के बयान के बाद बीजेपी अब विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पाकिस्तान से भारत के खौफ का कबूलनामा आने के बाद अब देश में राजनीति भी तेज हो गई है। बयानों और ट्वीट्स का दौर निकल गया है। इस बयान के आते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और भारत के तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा। जेपी नड्डा ने सबसे पहले निशाने पर राहुल गांधी को ही लिया। नड्डा ने इस बयान को सुरक्षा बलों से जोड़ दिया। नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी है। अब बारी थी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और लिखा कि राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे, समझे। उधर जम्मू के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी पाकिस्तान के कबूलनामे पर प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानियों ने इस हकीकत को कबूला है, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता। इस बयान के बाद तो समझिए कि जैसे विपक्ष की सामत आ गई है। बीजेपी अब कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष पर हमलावर है। अब एयर स्ट्राइक वाले बयान और विपक्ष के सवालों पर भी बीजेपी घेर रही है और ये कह रही है कि सबूत मांगने वालों के लिए ये सबूत है कि नए भारत का खौफ किस कदर पाकिस्तान के कलेजे में बैठा हुआ है। पीएम मोदी ने कोरोना काल के बाद पहली बार एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें पीएम ने कहा कि इकोनॉमी में तेजी के साथ सुधार हुआ है। कोरोना महामारी के बाद अपने पहले विस्तृत इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है और निवेश के मामले में भारत अब पूरी दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन जाएगा। पीएम मोदी का यह बयान बता रहा है कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की व्यवस्था में भारत सबसे आगे होगा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कोरोना पर भी अच्छी खबर दी और बताया कि बहुत जल्द सभी को कोरोना वैक्सीन का फ्री टीका लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, इकोनॉमी में हुआ तेजी से सुधार, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए भारत अग्रणी देशों में शुमार, खेती, विदेशी निवेश, जॉब मार्केट और गाड़ियों की बिक्री में तेजी, कोरोना वैक्सीन बनते ही देश के हर नागरिक को टीका। पीएम ने फ्री टीकाकरण की तरफ किया इशारा। प्रधानमंत्री का यह विश्वास सुकून भरा है क्योंकि हाल के दिनों में जीडीपी का जो हाल हुआ है उससे देश बेहाल था। पीएम ने भरोसा दिया है कि इकोनॉमी के सभी मानदंड यही दिखाते हैं कि भारत रिकवरी के राह पर है। मुझे लगता है कि निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बूस्ट विकास की प्रेरक शक्ति बनेगा। हमारे सुधारवादी कदम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत निवेश की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बने। पूरी दुनिया में खतरनाक कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन का नाम लिए बिना करारा जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम दूसरे देशों के नुकसान से फायदा उठाने में यकीन नहीं रखते हैं। भारत अपने दम पर पूरी दुनिया में नया मुकाम हासिल करेगा और बहुत जल्द वैक्सीन को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा में सरकार ने लोगों को समय पर राहत दी क्योंकि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। नए खेती कानूनों का विरोध करने वालों को जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत थी, लेकिन मुद्दा यह है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि इसका श्रेय सरकार को मिले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एनएचएआई के कार्यक्रम में गुस्सा आया और गडकरी ने एनएचएआई के अधिकारियों को निकम्मा, नाकारा और भ्रष्ट तक कह दिया।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में काम की सुस्त रफ्तार को लेकर भड़क गए। वो इतना नाराज हुए कि NHAI के अधिकारियों को निकम्मा, नकारा और भ्रष्ट कह दिया। NHAI के भवन के उद्घाटन के दौरान गडकरी ने कहा कि सुस्त रवैये के कारण ये प्रोजेक्ट 11 साल में पूरा हुआ। जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने NHAI में निर्णय नहीं करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं, जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। विचारधारा टोटली विष कन्या जैसी है। और ये CGM और GM के आपके जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डिले में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार हिदायत देने के बावजूद सुस्त रवैया नहीं बदला और वो गलत फैसले लेते रहे। ये NHAI के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि वो काम के बल पर अपनी इमेज बना चुके हैं, लेकिन अब भ्रष्ट अधिकारियों और सदस्यों की धुलाई करने का समय आ गया है और अब वो NHAI की गंदगी साफ करेंगे। मेरा तो नाम हो गया है, चाहे NHAI के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज्यादा ये है काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके CR खराब किए मैंने और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। गडकरी ने NHAI के मौजूदा चेयरमैन और सदस्यों को इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि पिछली 2 सरकारों की लाल फीताशाही की वजह से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग आज 33वें दिन भी जारी है, लेकिन युद्ध में बर्बरता अब भी कम नहीं हुई है। अजरबैजान और आर्मेनिया के जंग के 33 दिन बीत चुके हैं और इस युद्ध के बाद जो हासिल हुआ वो यही इनाम है। देखिए, नागोर्नो काराबाख में हर जगह सिर्फ लाशें हैं, बेकार पड़े हथियार हैं और कुछ नहीं। लेकिन अभी भी दोनों देश मानने को तैयार नहीं हैं। अभी भी काटमार, बम बारूद, रॉकेट मिसाइल लगातार जारी हैं। ये वीडियो अजरबैजान ने जारी किया है। इस वीडियो में उसने युद्ध के बाद के हालात दिखाए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में खतरनाक फाइटर का इस्तेमाल होने लगा है। अजरबैजान की ओर से तुर्की ने पहली बार आर्मीनिया पर F-16 फाइटर जेट से हमला किया है और रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए हैं। इस हमले के बाद युद्ध का माहौल और खराब हो गया है। रूस ने तुर्की को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस बीच अजरबैजान का दूसरा वीडियो भी सामने आया है। युद्ध क्षेत्र में जमीन पर आर्मेनिया के जवानों के शव पड़े हैं। शत विशत लाशों का अंबार पड़ा है। इससे पहले भी इस युद्ध में कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तो सिर्फ बानगी है। अजरबैजान ने स्टेपनकर्ट में अस्पताल को भी नहीं बख्शा। पूरा हॉस्पिटल मलबे में तब्दील हो गया। कल तक जहां यहां मरीजों का इलाज होता था, आज सिर्फ बर्बादी की निशानी है। UAV के जरिए आर्मीनिया के टैंक, गाड़ी सबको तबाह कर दिया। विस्फोटक से पूरा इलाका धुआं हो गया। गुबदली में जहां आर्मेनियाई सेना अजरबैजान का मुकाबला नहीं कर सकी, वहां अपने अत्याधुनिक हथियार और आर्टिलरी सबको लावारिस छोड़ दिया, जिस पर अब अजरबैजान का कब्जा हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अजरबैजान ने काराबाख को बड़ी धमकी दी है। अजरबैजान ने कहा है कि काराबाख के बाकी जगहों को भी खाली किया जाए। अगर आर्मेनिया खाली नहीं करेगा, वहां से सबको जबरदस्ती हटाएंगे। टर्की अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध को हवा दे रहा है। टर्की ने F-16 फाइटर से आर्मेनिया पर हमला किया है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में तुर्की का भी यही हाल है। 2 देशों की जंग में वो एक्स्ट्रा तो आया ही है, ऊपर से इस जंग को हवा भी दे रहा है। युद्ध खत्म होने नहीं दे रहा। अजरबैजान की ओर से तुर्की ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। तुर्की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक में अमेरिका से मिले जंगी जेट F-16 से बमबारी की। रिहायशी बस्तियों और अस्पतालों को कब्रिस्तान बना दिया। जमींदोज हुई बिल्डिंग तुर्की के हवाई हमले की कहानी बयां कर रही है। खबर यह है कि हमला खुद तुर्की के राष्ट्रपति की देखरेख में हुआ। एयर स्ट्राइक का आदेश देने के साथ एर्दोआन ने इसकी निगरानी भी की। इस हमले में कुछ ऐसा भी हुआ जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अब रूस युद्ध में कूद जाएगा। तुर्की का ये एक्शन रूस का सीरिया में हवाई हमले के बदले में किया गया है। 26 अक्टूबर को रूस ने सीरिया के इदलिब में तुर्की समर्थित लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया था। अब तुर्की के हवाई हमले के बाद से कॉकेशस वॉर जोन में जबरदस्त टेंशन बढ़ गई है। रूस ने तुर्की को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है, लेकिन ना
तुर्की अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी बहाने मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है। इसी युद्ध के दौरान उसका खेला गया दांव उसे मुस्लिम देशों का नेता बनाने में मदद करेगा। इसी लालच में वो हमले करेगा और युद्ध थमने नहीं देगा। दूसरा लालच उसे अजरबैजान से मिलने वाले तेल से है। वो युद्ध में अजरबैजान की मदद यूं ही नहीं कर रहा है, उसके बदले वो अजरबैजान से तेल लेगा, फिर उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। एक मदद के नाम पर दो फायदे, तेल भी मिलेगा और मुस्लिम देशों के हितैषी बनने की छवि भी बनेगी। और अब दुनिया के कई देश धर्म युद्ध की आग में झुलसने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी होने वाली है। फ्रांस और टर्की के बीच उपजे तनाव से इसकी शुरुआत होगी। दुनिया के कई देश अब धर्म युद्ध की आग में झुलसने वाले हैं और हालात ऐसे लग रहे हैं कि मुस्लिम बहुल देश और ईसाई बहुल देश आपस में टकराने वाले हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अपनी सनक में दुनिया को क्रूसेड यानी ईसाई वर्सेस मुस्लिम धर्म युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक मुल्कों की लामबंदी की जा रही है। इस बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के कार्टून ने विवाद में घी डाल दिया है। फ्रांस की मशहूर मैगजीन शार्ली एब्दो ने अपने कवर पेज पर एर्दोआन को अर्धनग्न दिखाया है। इस्लामिक मुल्क के नाम पर दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों ने एर्दोआन के समर्थन में फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में मैगजीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का लोगों ने पुतला जलाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 10,000 लोग सड़क पर उतर गए। मैक्रो के कैरिकेचर के साथ मार्च निकाला। दुनिया भर के मुसलमानों ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की है। ईरान के अखबार ने तो जवाब में मैक्रो को राक्षस बना दिया। इसमें मैक्रो को लंबे कान, पीली आंखें और नुकीले दांत में दिखाया गया है। तुर्की ने कार्टून पर जो आग सुलगाई उसकी लपटें मलेशिया से लेकर बांग्लादेश और ईरान तक पहुंच गई हैं। जॉर्डन में भी फ्रांस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। डेनमार्क के संसद में जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक मस्जिदों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है। धार्मिक अतिवाद को रोकने के लिए डेनमार्क सरकार ने यह फैसला किया है। डेनमार्क सरकार ने सोशल मीडिया से फंडिंग पर रोक की बात कही है। डेनमार्क में सऊदी अरब लगातार फंडिंग कर रहा है। इस साल की शुरुआत में डेनमार्क के एक अखबार ने खुलासा किया था कि डेनमार्क ने अपने दूतावास के माध्यम से सऊदी अरब से कोपेनहेगन में तैयबा मस्जिद को लगभग $7,90,000 की फंडिंग की थी। अमेरिका के चुनावों के दौरान ही खुफिया एजेंसीज को यह इनपुट मिले थे कि अमेरिका में दंगा भड़क सकता है और हुआ ठीक वैसा ही। वाशिंगटन की सड़कों पर एक बार फिर से कोहराम मचा है। आंदोलन, प्रदर्शन और हाहाकार मचा है। हंगामा तब शुरू हुआ जब 20 साल का एक युवक पुलिस के डर से भागने के दौरान एक गाड़ी से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। लोग मृतक कारोन हेल्टन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस युवा का पीछा नहीं करती तो ये हादसा नहीं होता। अब आपको TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हम बार बार बता रहे थे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद सड़कों पर फिर से प्रदर्शन शुरू हो सकता है। वॉशिंगटन डीसी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक दूसरा सिरदर्द है, क्योंकि उन्हें अंदेशा इस बात का है कि चुनाव खत्म होने के बाद भारी संख्या में एक बार फिर प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे शहर के सड़कों पर आ सकते हैं। दरअसल FBI और NSA जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब दफ्तरों और दुकानों को सुरक्षित रखने के उपाय लगाए जा रहे हैं। लोग अपनी दुकानों को लकड़ियों से कवर कर रहे हैं। यहाँ सबको अंदेशा ये है कि जुलाई की तरह एक बार फिर वॉशिंगटन में काफी संख्या में हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं और इसलिए एहतियात के तौर पर लोग यहाँ पर अपने शॉप्स को, अपने ऑफिसेस को सेफ कर रहे हैं और जो ग्लासेस लगे हुए थे उसे यहाँ प्लाईवुड से, लकड़ी से यहाँ पर उसको सुरक्षित बनाने की कोशिश हो रही है। अंदेशा यही था कि अमेरिका में चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा हो सकती है, लेकिन वॉशिंगटन में एक युवक की मौत के बाद अभी से जो माहौल बन रहा है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। असम पुलिस ने IIT के एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वालों के साथ साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन इतने बड़े फर्जीवाड़े से IIT की साख पर भी सवाल खड़े हो गए। असम पुलिस ने JEE मेंस परीक्षा के टॉपर नील नक्षत्र दास सहित 5 लोगों को दबोच लिया है।
जिसमें टॉपर नील नक्षत्र दास के पिता भी शामिल हैं। आरोप है कि जेईई टॉपर ने फर्जीवाड़ा किया, उसकी जगह किसी और ने परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो नील नक्षत्र दास 99.8% नंबर से पास हुआ और पूरे असम में टॉप कर गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गुवाहाटी के अजरा पुलिस ने उम्मीदवार नील नक्षत्र दास, उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास, हेमेंद्र नाथ शर्मा, प्रांजल कलिता और हीरालाल पाठक को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से टॉप करने वाले लोगों में परीक्षा केंद्र का इन्विजिलेटर भी शामिल था, जिसने उत्तर पुस्तिका और रोल नंबर चेक करने के बाद कॉपी बाहर भेजने में मदद की, जिसके बाद उसके प्रॉक्सी ने कहीं और भरा, फिर उसे जमा कर दिया। यानी आरोपी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ और पूरे राज्य में अव्वल आ गया। जेईई टॉपर नील नक्षत्र दास की जगह किसी और ने दी परीक्षा। नील नक्षत्र दास 99.8% के साथ हुआ था टॉपर। फर्जीवाड़े के आरोप में नील सहित 5 लोग गिरफ्तार। आरोप है कि पिता ने कोचिंग सेंटर को 15 से 20 लाख रुपए का भुगतान किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।